हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा ट्रिक्स। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सेल का नेक्स्ट पार्ट है, जो कि केंद्रक पे पिछली क्लास में खत्म हुआ था। उस केंद्रक को हम और थोड़ा सा डेवलप करके बताते हैं कि कैसे केंद्रक में क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे वीडियो को बढ़ाएंगे। ठीक है, उससे पहले हम एक रिवीजन देते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या देखा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने सिर्फ इतना देखा था कि एक सेल वॉल होता है, सेल वॉल के जस्ट ऊपर आपका क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, जो कि हमारा प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। लेकिन जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है हमारा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे था एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक लाइसोसोम, एक राइबोसोम, है ना। उसके बाद यहाँ पे ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज और बीच में केंद्रक था यानी न्यूक्लियस। एंड उसके बाद हमारा यहाँ पे था वैक्यूल, है ना। उसके बाद यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक और है जिसे हम बोलते हैं प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड की बात करते हैं, जिसको हम हिंदी में लवक बोलते हैं। इसको हमने पूरा का पूरा एनालिसिस दिया था, जिसमें कि एक प्लास्टिड रह गया था और एक न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा बहुत और बात करने के लिए रह गया था। तो हम बात करते हैं, अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस को ध्यान से देखिएगा। न्यूक्लियस का मैंने जब बताया था कि एक न्यूक्लियस होता है एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ये है हमारा न्यूक्लियस, है ना। और न्यूक्लियस के अंदर हमारा ये क्या था, न्यूक्लियोप्लाज्मा, जिसको हिंदी में हम यहाँ पे केंद्रक द्रव्य के नाम से जान रहे थे। केंद्रक द्रव्य के नाम से जान रहे थे। अब यहाँ पे देखिएगा क्या काम होता है कि इसके केंद्रक के अंदर भी एक केंद्रिका, जिसको न्यूक्लियाई बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में, केंद्रिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केंद्रिका बोलेंगे, क्योंकि ये सेंटर किसका होता है, केंद्रक का होता है। ठीक, इसी केंद्रक के ऊपर अगर हम देखें तो इस तरीके से कुछ फाइबर्स निकले हुए होते हैं। ठीक है, इसी केंद्रक के अंदर कुछ फाइबर्स निकले हुए होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड बोलते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड का क्या मतलब हो गया यहाँ पे, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन धागे। उसी क्रोमैटिन धागे का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, चाहे वो एनिमल का हो चाहे वो प्लांट का न्यूक्लियस हो। ठीक, यही क्रोमैटिन थ्रेड, ये जो होता है इसको बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड या फिर फाइबर बोलते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। क्रोमैटिन थ्रेड की बात करें तो आप देखिएगा यहीं से स्टार्ट होता है। अब इसी के साथ इसी क्रोमैटिन थ्रेड से निकल के आएगा हमारा क्रोमोसोम। क्या निकल के आएगा, क्रोमोसोम। ठीक, क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं हिंदी में, गुणसूत्र बोलते हैं। क्या, गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम को हिंदी में बोलेंगे गुणसूत्र। और इसी क्रोमोसोम के अंदर हमारा क्या पाया जाता है, DNA पाया जाता है और RNA पाया जाता है। ठीक, और इसी DNA RNA के अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। तो केंद्रक के अंदर का जो पार्ट ये क्रोमैटिन थ्रेड होता है, क्रोमैटिन थ्रेड के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, जो कि DNA और RNA का संयुक्त पार्ट होता है। और उसके बाद उसी DNA और RNA से में क्या पाया जाता है, हमारा जीन पाया जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं कि हमारा जो क्रोमैटिन थ्रेड है ये किसका किसका बना हुआ होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आया। अब केंद्रक के बारे में हमने उस दिन बात किया था, तो सबसे पहले बोला था कि इसकी जो डिस्कवरी थी ये किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब, 1831 में। ठीक, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक, अब देखिए ये हमारा क्या काम कर रहा था, जैसे हमारा माइंड होता है तो हमारा जो डाइजेशन है इस पे कंट्रोल किसका होता है, माइंड का होता है। कि हमारे स्टमक से HCl निकलता है। आप डाइजेशन के पार्ट में देखिएगा, उसमें पूरा निकाल के बताए हैं कि जो स्टमक का हमारा कौन सा पार्ट होता है जहाँ से HCl निकलता है, उसको हम कौन सा वो पार्ट बोलते हैं, कार्डाइक पार्ट बोलते हैं। वहां से HCl रिलीज होता है। HCl रिलीज होके क्या काम करता है ना, एसिडिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है हमारे फूड को, और जो कीड़े होते हैं उनको, बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है। ठीक, तो कंट्रोल कौन करेगा उस HCl के निकालने के लिए, डाइजेशन में माइंड कंट्रोल करेगा कि इतने ml या फिर इतना ही HCl जो है पेट में रिलीज होगा। ठीक, तो
सबका कंट्रोल कौन कर रहा है? माइंड कर रहा है। ऐसे ही जो सेल के अंदर जितने भी हमने पार्ट बनाए थे आपका यहाँ के अंदर, ये सेल वॉल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, है ना, ये रेटिकुलम हो गया, उसके बाद यहाँ पे हमारा हो गया गोल्गी बॉडीज हो गया, वैक्यूल हो गया, ये सारा का सारा कंट्रोल कौन कर रहा है? ये सारा का सारा कंट्रोल कर रहा है हमारा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो न्यूक्लियस कर रहा है। तो सब जब न्यूक्लियस कर रहा है, सबको न्यूक्लियस ही सूचना दे रहा है कि आपको ये काम करना है तो कितने देर में करना है, ठीक है। तो ये सारा जब न्यूक्लियस ही दे रहा है तो न्यूक्लियस को ही क्या बोलेंगे हम? ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रेन बोलेंगे। ब्रेन यानी दिमाग। तो ये किसका दिमाग हो जाएगा? जो कोशिका होगी उसका दिमाग। तो हम न्यूक्लियस के और किस नाम से जानते हैं? ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, कोशिका का दिमाग के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको कोशिका केंद्रक के बारे में इतना समझ में आया होगा। बाकी हम अभी डीएनए आरएनए को एक अलग चैप्टर में ही देखेंगे कि डीएनए आरएनए किस हिसाब से काम करते हैं और क्या क्या होता है, ठीक है। जब हम जेनेटिक्स वाला चैप्टर अभी आगे पढ़ेंगे उसमें हम पूरा ये देखेंगे। तब तक के लिए हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया कि इसकी कोई डिस्कवरी किसने की थी और न्यूक्लियस की स्टडी किसने की थी, है ना, और ब्रेन ऑफ सेल किसे बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे थे क्योंकि उसमें क्रेब्स साइकिल चलता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलता है जिसमें कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं? 36 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। अब रह गए 2 एटीपी, तो वो हमारा ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस होता है डाइजेशन में, वहां से 2 एटीपी निकलते हैं और 38 एटीपी मिलके क्या बना देते हैं? 38 एटीपी मिलके बना देते हैं आपका 38 एटीपी मिलके क्या बना देंगे? देखिए यहाँ पे 36 एटीपी जो है ये मिलके बन रहे थे किसमें? ये मिल रहे थे हमारे क्रेब्स साइकिल में। किसमें? क्रेब्स साइकिल में। और प्लस 2 एटीपी हमारा किसमें मिल रहा था? ग्लाइकोलिसिस में, प्रोसेस में। और यही 36 + 2 कितने बनाएंगे? 38 एटीपी। यही 38 एटीपी मिलके क्या बनाते थे? एक ग्लूकोज बनाते थे। आपको पता है कि ग्लूकोज पीने से हमें क्या आती है? एनर्जी आती है, यानी पावर आती है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जानते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वो सारा का सारा एटीपी कहाँ स्टोर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम एक इस सेल की एक और बात करते हैं जिसका एक पार्ट होता है प्लास्टिड, यानी लवक होता है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है, इसमें देखिएगा। हम प्लास्टिड की बात करते हैं तो प्लास्टिड का मतलब हो गया लवक। अब ये याद रखिएगा जो प्लास्टिड है केवल और केवल कहाँ पाया जाएगा? प्लांट में पाया जाएगा। प्लांट का जो सेल होगा वहीं पे प्रेजेंट होगा। तो ये कहाँ पे होगा? प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, ठीक है। ये कहाँ पाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ हमारा कहाँ पाया जाएगा? प्लांट में पाया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अगर हम प्लास्टिड की बात करते हैं तो प्लास्टिड यानी लवक, लवक को हम 3 भागों में देखते हैं। कितने में? 3 भागों में डिवाइड करते हैं। आप देखिएगा कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा है क्लोरोप्लास्ट, ठीक, ल्यूकोप्लास्ट और एक लास्ट आ जाएगा क्रोमोप्लास्ट, ठीक। देखिए क्लोरोप्लास्ट को अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में बोलते हैं हरित लवक, है ना, और ये हमारा होता है, ठीक। अब एक मिनट देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट है हमारा हरित लवक है, इसका काम क्या होता है? ये देखिए हरित, ये हरित है मतलब हरे, हरे जहाँ पे हरे कहाँ होते हैं? जो हमारे तने होते हैं वो क्या होते हैं? हरे होते हैं। तने जो हमारे क्या होते हैं? हरे होते हैं। जो हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये कहाँ पाया जाएगा? जो तना यानी स्टेम और लीफ में, ठीक, यानी पत्ता में, ठीक। अब पत्ते पे हमारा क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट हमारा यहाँ पे, तो फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या बनता है? फूड बनता है, यानी भोजन। तो हमारा क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या होता है? फूड फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? फूड फॉर्मेशन होता है या फिर भोजन का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको बोलते हैं अवर्णी लवक। क्या बोलते हैं? अवर्णी लवक। अवर्णी लवक को हम देखिए कैसे देखेंगे। ये सबसे पहले पाया कहाँ जाएगा?
क्लोरोप्लास्ट है तो तना और पत्ता में हो गया, और जो ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक है ये पाया जाएगा किसमें, जड़ों में पाया जाएगा, किसमें, रूट्स में पाया जाएगा, जो कि एक अवर्णी लवक है, कोई कलर नहीं होता है। लेकिन जो फूड का स्टोरेज होता है, क्या, जो भोजन का संग्रहण होता है ना पेड़ में, भोजन का संग्रहण करता है, संग्रहण का मतलब स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है, ये स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा है। ठीक, अवर्णी लवक ये हो गया। अब आते हैं हम क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को इंग्लिश हिंदी में हम बोलते हैं क्या, वर्णी लवक। क्या बोलते हैं, वर्णी लवक। क्या बोलते हैं, वर्णी लवक बोलते हैं। तो ये हमारे पेड़ पौधों में, या फिर जैसे टमाटर का रंग लाल होता है, कैप्सिकम का रंग हरा होता है ना, इस तरीके के जो हमारे ये फल फ्रूट होते हैं, इनका जो कलर प्रोवाइड कराता है वो कौन प्रोवाइड कराता है, वर्णी लवक प्रोवाइड कराता है। तो आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, तना और पत्ती यानी हरी भरी जगह जहाँ होती है पेड़ पौधों में। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि वही हरी भरी जगह यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, कौन सा मटेरियल प्रेजेंट होता है, एलिमेंट। तो आप क्या बताएंगे, मैग्नीशियम, जो कि एक केमिकल एलिमेंट है, वो प्रोड्यूस होता है, प्रेजेंट होता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसमें, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कोई होता है तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट। इसी में फूड बनने के बाद वो जाके स्टोर कहाँ हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक में। अब उनका जब फूड फॉर्मेशन हो जाएगा, पूरा होने के बाद डिसेशन की क्रिया वगैरह सब हो जाएगा, तो क्रोमोप्लास्ट आएगा पिक्चर में। क्रोमोप्लास्ट क्या कराएगा, वर्णी लवक। वर्णी लवक मतलब पहले टमाटर हरा होता है, फिर वो पक के लाल हो जाता है ना। इस तरीके की जो चीजें हैं वो सारा का सारा कौन प्रोवाइड कराता है, वर्णी लवक प्रोवाइड कराता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। और चुकंदर का भी रंग लाल होता है, बीटा नून के कारण होता है ना। इस तरीके के जो पार्ट हैं वो हम प्लांट वाले चैप्टर में देखेंगे कि ये क्रोमोप्लास्ट को हम अधिकतर वही समझेंगे। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो देखिएगा, अभी तक हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट हरी लवक होता है, ये तने और पत्तियों में पाया जाता है, जिसको हम फूड फॉर्मेशन होता है हमारा यहाँ पे। और फूड का स्टोरेज जो होता है वो हमारा कहाँ पे होता है, फूड का स्टोरेज ल्यूकोप्लास्ट में ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो सेल का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। सेल का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। सेल का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आइए देखते हैं वर्णित लवक यानी क्रोमोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट का हमें क्या बताया था, वर्णित लवक बोलते हैं। वर्णित लवक का काम क्या होता है कि जो हमारे फ्रूट्स वगैरह होते हैं, है ना, फ्रूट्स वगैरह को कलर प्रोवाइड कराना। क्या प्रोवाइड कराना, कलर प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं कलर प्रोवाइड कराना। आप देखते हैं कि जो फल होते हैं वो पक के क्या हो जाते हैं, पीले कलर का हो जाता है। तो येलो कलर ऑफ फ्रूट्स यानी फलों का पीला रंग, फलों का पीले रंग की बात करें तो वो किसके कारण होता है, ज़ैंथोफिल नामक क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। कौन, ज़ैंथोफिल नामक क्रोमोप्लास्ट हमारा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा फलों का रंग पीला होता है। ठीक, उसके बाद हम कैरेट का देखें तो कैरेट का रंग भी कुछ लाल कलर का होता है। तो वो किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से होता है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा है। इसी तरीके से बीट रूट या फिर चुकंदर की बात करें तो इसका होता है हमारा बीटा नून। ठीक है, बीटा नून। ठीक है, बीटा नून की वजह से इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। ऐसे तरीके से जो टोमेटो है इसका लाइकोपेज की वजह से होता है। किसकी वजह से, लाइकोपेज की वजह से होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें किसकी वजह से कौन सा क्रोमोप्लास्ट पाया हुआ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम अब यहाँ पे बात करते हैं सेल के प्रकार के बारे में। सेल हमने देख लिया, सेल के एक एक टॉपिक को हमने देख लिया। ठीक है, अब हम सेल के प्रकार देखते हैं कि सेल जो है कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो सेल हो गया वो दो प्रकार का होता है। सेल जो है वो दो प्रकार का होता है। अगर हम इस तरीके से डिवाइड करें सेल को, तो सेल जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक। क्या होता है,
प्रोकैरियोटिक, और एक होता है हमारा यूकैरियोटिक। ठीक, प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया, देखिए कैरियोटिक का मतलब होता है एक तरीके से न्यूक्लियस, ठीक है, कैरियोटिक का मतलब होता है एक तरीके का क्या, न्यूक्लियस। तो प्रो मतलब पहले, यानी न्यूक्लियस डेवलप होने के पहले और न्यूक्लियस डेवलप होने के बाद, है ना। इसको हिंदी में भी ऐसे बोलेंगे प्रो कैरियोटिक, है ना, और इसको हिंदी में इधर बोलेंगे यू कैरियोटिक। आई होप इतना समझ में आ रहा है आपको। ठीक, अब देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, इसमें जो है क्या प्रेजेंट होगा और क्या प्रेजेंट नहीं होगा। देखिएगा प्रोकैरियोटिक की अगर बात करें तो इसमें सेल वॉल भी होगा, क्या होगा, सेल वॉल भी होगा और सेल मेम्ब्रेन भी होगा, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे। बट इसमें क्या क्या नहीं होगा, जो और सेल के अंग है, जैसे हमारा क्या न्यूक्लियस, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये क्या है, अनडेवलप्ड है एक तरीके से। तो आप क्या बोलेंगे, जो प्रोकैरियोटिक है ये क्या है, अनडेवलप्ड है, अनडेवलप्ड है, अनडेवलप्ड है, ठीक, या फिर अनडेवलप्ड न्यूक्लियस की भी बात कर सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का हम देखें तो हमने राइबोसोम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया था। राइबोसोम को किसमें किसमें डिवाइड किया होगा, अगर आपको याद है तो एक 70S राइबोसोम बोला था और एक 80S राइबोसोम बोला था, ठीक है, जिसमें 70S राइबोसोम हमारा प्रोकैरियोटिक में आ रहा था और 80S राइबोसोम हमारा यूकैरियोटिक में आ रहा था, ठीक है। जो ये एस है ये इंडिकेट करता है स्वेडबर्ग यूनिट, कौन सा यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। आप देखिएगा यहाँ पे जो हमारा प्रोकैरियोटिक है वो 70S हो जाएगा, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक है 70S हो जाएगा और जो यूकैरियोटिक है वो 80S राइबोसोम में होता है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ रहा है कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में, बट यूकैरियोटिक में क्या होता है, लेकिन पूरी तरीके से ये डेवलप हुआ होता है, इसके अंदर सारा का सारा चीज पाया जाता है, न्यूक्लियस भी पाया जाएगा। तो न्यूक्लियस पाया जाएगा तो क्या होता है, ब्रेन हमारा सही हो गया, ब्रेन सही हो गया तो जो सेल के सारे पार्ट होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ऐसे इसमें क्या होता है कि ब्रेन सही नहीं होता है, तो जब ब्रेन सही नहीं होता है तो कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि अनडेवलप रह जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, है ना, यहाँ पे देखिएगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में अगर यहाँ पे देखिए जो सेल वॉल है यहाँ पे देखिए प्रेजेंट है ना, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर प्लांट हुआ तो सेल वॉल प्रेजेंट होगा और एनिमल हुआ तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों में पाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो सेल वॉल है ये किसका किसका बना हुआ होता है, तो हमने देखा था कि प्लांट में किसका बना हो रहा था, ये प्लांट में बना हो रहा था सेल वॉल सेलुलोज का, किसका, सेलुलोज का। और जो हमारे बैक्टीरिया थी उसका बन रहा था हमारा पेप्टिडोग्लाइकेन का, किसका, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना रहा था, ठीक। उसके बाद हमारा क्या हो गया, प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गया। फिर हम बात करते हैं फंगाई की बात करते हैं। तो फंगाई की अगर आप बात करेंगे तो ये चाइटिन या फिर काइटिन जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करें उसका बना हुआ होता है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं